कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करें। अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान BL वर्मा जी, देवेंद्र कुमार सिंह जी, सचिव सहकारिता, श्री संदीप कुमार नायक जी, NCDC के प्रबंध निदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर सचिव सहकारिता और देश भर से सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य सरकार के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स और आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आज 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज यहां पर, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो सहकारिता के काम से जुड़े हुए हैं, सभी मंत्रालय के प्रतिनिधि और 36 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आज यहां पर उपस्थित हैं। और ये दो दिन का सेमिनार नई सहकार नीति, इस पर एक विचार मंथन करने के लिए आयोजित किया गया है। मित्रों, 6 जुलाई 2021 का दिन भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि सालों से सहकारिता से जुड़े हुए क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि भारत सरकार सहकारिता के सिद्धांत को मान्यता दे, प्रमुखता से इसके काम को गति देने के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण करें। कोई न कोई कारणों से ये चीजें टलती जाती थी। अंततोगत्वा 6 जुलाई 2021 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और भारत में पहली बार भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसके पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कानून की दृष्टि से देखें तो लगभग 1904-5 से देश में सहकारिता का अस्तित्व है, और उसको अलग दृष्टि से देखें तो हमारे यहां सहकारिता का विचार सदियों पुराना है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर भारत में काम होता रहा। परंतु कानून की जब रचना हुई तब से अगर इसको जोड़ ले तो भी लगभग 100-125 साल का कालखंड सहकारिता का भारत में प्रादुर्भाव होने से हो गया। और ये 100-125 साल की यात्रा में एक तो गौरवपूर्ण योगदान भी सहकारिता का रहा, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास और गरीब व्यक्तियों को रोजगारी देने में, सम्मानपूर्वक वो उनका जीवन जी पाए, ऐसा एक आर्थिक मॉडल बनाने में कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और आजादी के आंदोलन से ही कोऑपरेटिव ने कुछ जगह पर तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा करने का भी प्रयास किया। और आजादी के बाद तुरंत ही
विशेषकर सरदार पटेल के प्रयासों से देश भर के अंदर सहकारिता आंदोलनों को बड़ी गति मिली। परंतु कालक्रम में यह नजर में आया कि लगभग 1960-70 के दशक से सहकारिता आंदोलन में स्थगितता भी आई और डिटोरिएशन भी आया। कई सारे राज्यों में से डिटोरिएशन देखने को मिला। आज भी बहुत सारे राज्य अच्छा कर रहे हैं और आज थोड़ा इसका विहंगावलोकन करते हैं, इसका एक एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो देश की सहकारिता का आंदोलन 3 विभागों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक, सहकारिता के क्षेत्र दृष्टि से डेवलप राज्य, जहां कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसके अंदर भी बहुत सारी क्षतियां भी है, बहुत सारा कुछ अच्छा हो भी सकता है, मगर फिर भी हम उसको डेवलप राज्य कह सकते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो डेवलपिंग राज्य है या तो जिन्होंने डिटोरिएशन को रोक दिया है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जो अंडर डेवलप राज्य है। ये तीनों क्षेत्र, तीनों जो भाग पड़ गए हैं भारत में सहकारिता आंदोलन के, इसका सम विकास होना, जैसे डेवलप राज्य है वहां कोई गांव ऐसा न रहे जहां पैक्स या दूध सहकारी मंडी न हो, कोऑपरेटिव न हो, या क्रेडिट सोसाइटी न हो, जहां कोऑपरेटिव बैंक्स न हो। कोई ऐसा क्षेत्र न रहे जहां पर कोऑपरेटिव की संभावना हो और कोऑपरेटिव की रीच न हो, जैसे मत्स्य उद्योग, जैसे कंस्ट्रक्शन, उत्पादन, कई सारे क्षेत्रों में, मेडिकल के क्षेत्र में भी अब कोऑपरेटिव की अपार संभावनाएं पड़ी हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव की अपार संभावनाएं बैठी है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं। ढेर सारा काम हो सकता है। तो जो डेवलप राज्य है उसको सैचुरेशन की ओर ले जाना, जो डेवलपिंग राज्य है उसको डेवलप बनाना, और जो पिछड़े हुए राज्य है उसको सीधा डेवलप राज्य की कैटेगरी में ले जाने के लिए रणनीति बनाना। अगर ये करते हैं तो आने वाले 20-25 साल में हम सहकारिता क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और देश के विकास में बहुत बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव सेक्टर का हो, इस प्रकार की स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं। करने को तो इंडस्ट्री लगेगी तो भी देश का विकास होगा, कॉरपोरेट कंपनियां भी देश का विकास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुनाफा का समभाव से वितरण केवल और केवल कोऑपरेटिव कर सकती है। पूरा मुनाफा उसके शेयर धारकों के पास चला जाए, इसके स्टेक होल्डर्स के पास चला जाए और मिनिमम मैनेजमेंट का खर्चा ही हो, ये केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। तो देश का एक ऐसा तबका जो 60-70 करोड़ का है, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, तो कोऑपरेटिव एकमात्र जरिया देश के सामने है, एकमात्र मॉडल ऐसा है जो देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकता है। और ये प्रयोग हमने देखे हैं, चाहे लिज्जत हो, चाहे अमूल हो, चाहे कर्नाटक की मिल्क कोऑपरेटिव्स हो, ये प्रयोगों को हमने देखा है, इसके अच्छे परिणामों को भी देखा है। और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि त्रिभुवनदास पटेल जी ने शुरू की हुई एक छोटी सी डेयरी आज महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम हुई है। 60,000 करोड़ रुपया गुजरात की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा चला जाए। इससे बड़ा इनका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। परंतु ये सब करना है तो सहकारिता आंदोलन को आज के समय की
हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारे यहां जो स्थगितता आ गई है, स्थगितता को दूर करना पड़ेगा। हमारे यहां बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, वो बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, तभी जाकर छोटे से छोटे किसान का भरोसा हम पर बढ़ेगा। हमें चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को कानून के तहत स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर पोटेंशियल जो पड़ा है उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब तक पोटेंशियल जो पड़ा है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई क्षेत्र अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। अगर पोटेंशियल वाले लोगों को प्लेटफॉर्म देना है तो लोकतांत्रिक तरीकों को हमने और मजबूत और सुदृढ़ और कठोरता के साथ लागू करना पड़ेगा। हमने प्रोफेशनलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे सिद्धांतों को कोऑपरेटिव की भावना के साथ स्वीकारना पड़ेगा। मैं मेरे वाक्य को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे सिद्धांतों को कोऑपरेटिव की भावना के साथ हमने चरितार्थ करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। हमारे देश में कई ऐसे मॉडल बने हैं, इफको हो, अमूल हो, जो चलते तो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के आधार पर, मगर उन्होंने कोऑपरेटिव की भावना को भी अक्षुण्ण रखा है और आज इसी तरह से कोऑपरेटिव के रूप में काम। इस प्रकार के मॉडल हमने खड़े करने पड़े। सहकारी संस्थाओं को कार्यपूंजी के लिए और प्लांट एंड मशीनरी के लिए ढंग से लोन मिल जाए, वर्किंग कैपिटल और प्लांट एंड मशीनरी दोनों का लोन ढंग से मिल पाए, इसके लिए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। और अभी अभी हमारे एमडी एनसीडीसी ने कह दिया कि एक नए लेजिस्लेशन की जरूरत है। ये इनका निजी नीचा विचार है, भारत सरकार इससे इत्तेफाक नहीं कर सकती। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे संविधान के अंदर जो स्थिति है वो हमारे लिए बाधक नहीं है। स्टेट और सेंट्रल दोनों का सब्जेक्ट बनाया हुआ वो ठीक ही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल देखेगा और स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट देखेगा, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं। मगर राज्यों के कानून के अंदर संवाद से समानता नहीं लाई जा सकती क्या? हम अगर कोऑपरेटिव के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं तो राज्यों के कानूनों के अंदर संवाद कर समानता लानी पड़ेगी, तभी सभी राज्यों की कोऑपरेटिव को हम एक समान बल दे पाए। और इस संवाद की प्रक्रिया मैं मानता हूं मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है, सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर संवाद कर एक साझा मसौदा बनाकर एक बहुत बड़ा राज्यों की विधानसभाओं के सामने हम एक मसौदा रखें सहकारी कानून के अंदर बदलाव करने का। और मैं मानता हूं यह हो सकता है, क्योंकि सहकारिता शब्द ही सह और कार्य, ये दो शब्दों की एक साथ मिलने से हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति में पीछे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती है, मगर आज मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। एक साथ काम करने से सारे इश्यू पर हम काम कर सकते हैं। मैं इसलिए आग्रह से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी सुझाव दें, हमारे संवैधानिक प्रावधान के बेसिक्स पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों का यह विषय रहना चाहिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो केंद्र का विषय है, सहकारी संस्था राज्य का विषय है। और 97वें संविधान संशोधन ने जो स्थिति की है, मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव की चैलेंजेस को पहुंच पाने के लिए बहुत पर्याप्त है। हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र
और प्राइवेट क्षेत्र के लिए संतुलन बनाने के लिए सुझाव दिए हैं, मगर दुर्भाग्य की बात है कि इस सुझावों पर से अभी किसी ने फाइल पर से धूल को भी हटाने का काम नहीं किया। जस के तस पड़े हैं। मोदी जी ने मंत्रालय बनाने के बाद इस पर काम शुरू हुआ है। 4 पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर डिटेल चैप्टर लिखे गए हैं, मगर दुर्भाग्य से इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम निश्चित रूप से होगा। मैं जब कह रहा हूं कि नई सरकारी नीति की आवश्यकता है, उस वक्त हमें कोई अपराध भाव से या लघुता ग्रंथि से अपने परफॉर्मेंस को देखने की जरूरत नहीं। देश में लगभग आज 8,55,000 कोऑपरेटिव अच्छे चल रहे हैं। 8,55,000 कोऑपरेटिव, 1,77,000 क्रेडिट सोसाइटीज चल रही हैं। अन्य 7 लाख सहकारी समितियां चल रही हैं। 17 राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ हैं। 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। 63,000 से ज्यादा एक्टिव पैक्स हैं। पैक्स के अंदर समाहित गांव लगभग सारों को समाहित कर लिया गया है और 12 करोड़ से ज्यादा रीच है हमारी। 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य है और लगभग 51% गांवों में आज कोऑपरेटिव की प्रेजेंस बनी हुई है। ये बताता है कि हमारा काम कितना सरल है। इतनी मजबूत नींव पर एक इमारत खड़ी करनी है। धीरे हमारी पॉलिसी, हमारे कार्यकलाप और जरूर पड़े तो कानून भी जो कालबाह्य होता जा रहा है, उसको हमने सोच विचार कर बदलना पड़ेगा। और देश के विकास में ढेर सारा योगदान कोऑपरेटिव्स का है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 25%, उर्वरक वितरण मतलब खाद का वितरण 35%, खाद का उत्पादन 25%, चीनी का उत्पादन 31%, दूध की खरीदी और उत्पादन और मार्केटिंग करीब 25%, गेहूं की खरीदी 13%, धान की खरीदी 20% और मछुआरा मतलब मछली उत्पादन 21%। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। इस बेस को हमने इस पर एक बहुत बड़ी इमारत बनानी है। जो हर्डल्स दिखाई पड़ते हैं, इसको नए प्रावधान कर नई नीति बनाकर और सामंजस्य बिठाकर हटाना है। और ये तभी हो सकता है कि आज की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली, सभी जरूरियातों को पूरा करने वाली समग्रता से एक सहकारी नीति बनाई जाए। इसलिए सहकार मंत्रालय के गठन के दूसरे ही दिन मैंने एक बैठक में उस वक्त जो सचिव थे उनके सामने एक विचार रखा था। उसको कंसेप्चुअलाइज करते करते थोड़ा समय तो गया, परंतु अब एक खाका बन गया है और मुझे लगता है कि 8-9 महीने के समय में हम एक संपूर्ण अद्यतन सहकारी नीति देश के सामने रख पाएंगे, जो पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी सहकारी समितियों के जरूरियातों को एड्रेस करेगी और एक ऐसा वातावरण की निर्मित करेगी जिससे सहकारिता का विस्तार हो। इसके अंदर नए नए आयाम जुड़े, नए नए क्षेत्र जुड़े और वो टीम की भावना से ही हो सकता है। टीम से मेरा मतलब है टी माने ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, ए से आत्मनिर्भर और एम से मॉडर्नाइजेशन। पूरी सहकारिता क्षेत्र का कंप्यूटराइजेशन और जो बड़ी बड़ी सहकारी समितियां हैं उनके कामकाज में मॉडर्नाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म हमने लाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं लाएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। मित्रों, नई शिक्षा नीति
के उद्देश्य सहकार मंत्रालय तय करना नहीं चाहता। हम इसको ओपन एंडेड छोड़ना चाहते हैं। 2 ही दिन में सहकार विभाग की वेबसाइट पर सहकारिता नीति के सुझावों के लिए एक जगह खोल दी जाएगी। इसमें देश की सभी भाषाओं में सुझावों को हम निमंत्रित करेंगे। परंतु मेरे सामने जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सहकारिता के कार्यकर्ता बैठे, इनकी जिम्मेदारी है, मानो स्टेट कोऑपरेटिव का फेडरेशन है, वो सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कहे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हर पैक्स पर ये बात पहुंच जाए कि आपका सहकारिता नीति के लिए जो सुझाव है वो आप इस साइट पर भेज सकते हो, इस जगह पे लॉग इन कर सकते हो। जैसे दुग्ध उत्पादक जिला संघ है, राज्य के संघ है, उन्होंने ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के पास ये संदेश जरूर पहुंचे। एक अनपढ़ से अनपढ़ बहन अंगूठा लगाकर कोई भी भाषा में, तमिल में हो, तेलुगु में हो, गुजराती में हो, मराठी, अपना सुझाव भेज दे। मैं विश्वास दिलाता हूं उसके सुझाव को कंसीडर किया जाएगा और उसको खुले मन से देखकर इस पर विचार किया जाएगा। तभी जाकर समग्रता से नीति निर्धारित हो सकती है। और इसमें जब तक कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग, दिलीप भाई भी बैठे हैं, राष्ट्रीय सहकारी संघ जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगा, सभी सहकारी समितियों पर तक ये बात नहीं पहुंचेगी। और माफ करना, मैं भी रहा हूं राज्य स्तर की सहकारी समितियों में, हम सब दिक्कतों को समझने में बहुत छोटे हैं। दिक्कतें आती है ग्रामीण सहकारी समिति चलाने वाले लोगों को, छोटी सी कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले लोगों को दिक्कत आती है। जब तक उनके सुझाव नहीं आ जाते, हो सकता है वो सुझाव सहकारिता की नीति बनाने के लिए उपयोग ना हो, मगर सहकारिता के हर्डल भी तो दूर करने हैं। तो एक ही एक्सरसाइज से 2 काम होते हैं, तो क्यों ना करें हम। तो इसको नीचे तक पहुंचाना चाहिए। और इसके सहकारिता नीति के लिए एक बैकग्राउंड पेपर दिया है, मगर इसको आप सुझाव मानकर ही चलेगा। आप कोई भी सुझाव भेज सकते हो। मैं अपनी ओर से कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं कि सहकारिता की नीति जो नहीं बनेगी, इसमें कम से कम इतनी चीजों को तो हमने एड्रेस करना चाहिए। कम से कम आप कोई भी सुझाव भेज सकते हो। जैसे फ्री रजिस्ट्रेशन, राजनीतिक उद्देश्य से आज कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन, विशेषकर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए हम नीति में क्या प्रोविजन कर सकते हैं? पारदर्शिता, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता, भर्ती के अंदर पारदर्शिता रिक्रूटमेंट में, और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के अंदर भी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अंदर भी पारदर्शिता। पेपर पर प्रशिक्षण बताना, कागज पर प्रशिक्षण बताना, मैंने भी जिला सहकारी संघ चलाया है, मुझे अनुभव है किस प्रकार से कागज खड़े होते हैं। इसके अंदर भी भारी बदलाव करना पड़ेगा। पारदर्शिता के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए भी सुझाव चाहिए, और लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो। जैसे भारत का चुनाव आयोग चुनाव कराता है, पहली लाइन में बैठे हुए लोगों को मेरी बात जरूर पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, मगर हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। क्या हम कोई ऐसी तटस्थ संस्था का विचार नहीं कर सकते जो कोऑपरेटिव के चुनाव को हर स्तर पर पारदर्शी तरीके से, तटस्थता के साथ करा सके? इसके बाद तीसरा मुद्दा है, पहला फ्री रजिस्ट्रेशन, पारदर्शिता। तीसरा मुद्दा है अलग अलग सहकारी संस्थाओं में समन्वय। एक गांव में 5 सहकारी संस्थाएं चल रही है, मगर वो सबके बीच में समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं, ना एक दूसरे को मदद करने की कोई व्यवस्था है। हर गांव के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव्स है, इसकी एक कोऑपरेटिव, नोडल कोऑपरेटिव बनकर वो और कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ समन्वय का काम करेगी। इसके अंदर कोऑपरेटिव महिला स्व-सहायता जुट भी होगा,
इसके अंदर पैक्स भी होगा, इसके अंदर मार्केटिंग की कोऑपरेटिव भी होगी। हम एफपीओ में भी कोऑपरेटिव लाने वाले, अगर एफपीओ कोऑपरेटिव रजिस्टर है तो वो भी होगा, दुग्ध उत्पादक समिति है तो वो भी होगी, छोटी सी कपड़ा बुनने वाले लोगों की कोऑपरेटिव है तो वो भी होगी, और वो सब बैठकर एक गांव का रोजगारी से लेकर स्वच्छता से लेकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की सभी चीजों का चिंता करेंगे और एक दूसरे को मदद भी करेंगे। ऐसा एक कानूनी खाका क्या हम बना सकते हैं? मुझे लगता है समय की ये जरूरियात है। अगर ये 50 साल पहले किसी ने बना लिया होता तो बहुत सारी कोऑपरेटिव आज बंद न हो गई होती। इस पर भी हमने विचार करना चाहिए। चौथा बिंदु है राज्यों के कानूनों के बीच में संवाद से समानता लाने का प्रयास करना। राज्य का कोऑपरेटिव कानून एक्सक्लूसिवली राज्य की विधानसभा का अधिकार है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, परंतु संवाद कर कर, समन्वय बनाकर और सहमति से कानून के बीच में समानता लाए बगैर कोऑपरेटिव लंबा नहीं चल सकती। मैंने एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गुजरात और उड़ीसा 4 राज्यों के कोऑपरेटिव कानूनों को कंपेरेटिव करके मैंने ही स्टडी किया है। मैं बताता हूं, ये 4 पीढ़ी के एक कानून है, 4 पीढ़ी के। अब नहीं चल सकता। 1950 का कानून 2022 में कैसे चल सकता है? इसको बदलना पड़ेगा, मगर इसके लिए संवाद और समन्वय और फिर सहमति और फिर बदलाव, ये प्रक्रिया लंबी जरूर है मगर बहुत जरूरी है। कोई चीज थोप कर नहीं की जा सकती, इस पर हमने विचार करना पड़ेगा। अगला बिंदु है नए आयामों को तराशना, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सेवा क्षेत्र। मुझे जो ध्यान में आए वो बिंदु लिखे, मगर कोऑपरेटिव को नए आयामों में भी ले जाकर इसका व्याप बढ़ाना चाहिए, और इसका व्याप बढ़ाने के लिए नई सहकारिता नीति के अंदर इसका हमने व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रोविजन भी करना पड़ेगा। इसके बाद में छठा बिंदु है हर गांव तक रीच पहुंचाना। मैं आज इतने सारे कोऑपरेटिव सेक्टर के दिग्गज बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर हर क्षेत्र ने अपना एक लक्ष्य तय करना चाहिए। क्या हम लक्ष्य तय कर सकते हैं कि आज हम 75वें साल में है आजादी के, 85 साल होते होते देश के हर गांव में दूध उत्पादक मंडली और पैक्स जरूर होंगे। इतना मिनिमम कर सकते हैं, एक क्रेडिट सोसाइटी भी बना लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि देश के आर्थिक विकास और 70 करोड़ लोग जो विकास की रेस में पीछे पड़ गए हैं, दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, वो 70 करोड़ लोगों को सम्मानजनक जीवन देने में सहकारिता सफल हो सकती है। तो गांव तक हमारी रीच पहुंचानी होगी। निष्क्रिय पैक्स को सक्रिय बनाने के लिए या तो इसको लिक्विडेशन में ले जाकर नए पैक्स की रजिस्ट्रेशन की परमिशन देने के लिए राज्यों ने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, या तो उसको पुनर्जीवित करो एडमिनिस्ट्रेटर रखकर, थोड़ा सहायता देकर, या तो फिर लिक्विडेट ही कर दो और नई समिति बनाओ। स्थगितता नहीं कर सकते। हर गांव के अंदर रीच बढ़ाना, ये हमारी नई पॉलिसी का लक्ष्य होना चाहिए। गांव को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना भी हमारा सहकारिता नीति का लक्ष्य होना चाहिए। किसान की आय 2 गुना करना भी सहकारिता नीति का ही लक्ष्य होना चाहिए, और सभी प्रकार की सहकारिता की संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी सहकारी नीति में इसका प्रावधान होना चाहिए।
मैं एक आउटलाइन रख रहा हूं आपके सामने, कोई मर्यादा नहीं रख रहा हूं, ये सीमा नहीं है, सोचने के लिए बिंदु है। इसके अलावे भी सारे सुझावों का स्वागत है, परंतु एक परिपूर्ण और आज के समय के लिए उपयुक्त सहकारिता नीति अगर हम बनाते हैं तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन के जो इकोनॉमी का लक्ष्य है और किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य है, हम उनकी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा योगदान देश के अर्थतंत्र में कर सकते हैं। और इस स्पिरिट के साथ यहां राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इस स्पिरिट के साथ हर जिले में तय किए हुए कोऑपरेटिव के हमारे आंदोलन के नेताओं को जाना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके अंदर नई आशा का संचार करना पड़ेगा, निराशा को दूर कर आशा का संचार करना पड़ेगा, उनकी गतिविधियों में प्राण फूंकना पड़ेगा, तब जाकर ये हो सकता है। सिर्फ सरकार के नीति बनाने से नहीं होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, कोऑपरेटिव क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। हमारा बेस बन चुका है, अब कुछ समय के अंदर आप क्षेत्र की इस नए विभाग की गतिविधियों को बहुत स्पीड के साथ देखेंगे, परंतु ये स्पिरिट को दिल्ली के इस सभागार में, डीआरडीओ सभागार में भाषण देने से नहीं हो सकता, इसको नीचे तक, पैक्स तक पहुंचाना, पैक्स के मेंबर तक पहुंचाना, तभी जाकर ये हो सकता है। आज परिचर्चा के 6 विषय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यत्वे कानूनी ढांचा, नियामक नीति, परिचालन की बाधाएं, केंद्रीय रजिस्ट्रार और राज्य रजिस्ट्रार के साथ संवाद और समन्वय। दूसरा विषय है सहकारी सिद्धांतों और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक नियमों का पालन। तीसरा विषय है बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, इक्विटी के आधार को मजबूत करना, विविधीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देना, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की नई योजना बनाना और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की निर्मित करना। चौथा विषय है प्रशिक्षण, शिक्षा का आदान प्रदान और सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को नीचे तक पहुंचाना। और पांचवा विषय है नई सहकारी समितियों की रचना और उसको बढ़ावा देना। और छठा विषय बनाया है आज के ये 2 दिन के परिसंवाद का, सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना। मगर ये 6 के 6 विषय मैंने जो शुरुआत में 8 बिंदु कहे हैं, 9 बिंदु कहे, 9 बिंदु में समाहित है। और इस पर चर्चा करते करते नई बातें जो आ सकती है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं बड़ी आशा के साथ आज यहाँ पर आया हूँ मित्रों, ये 2 दिन का परिसंवाद हमारे लोगों ने संपूर्ण सहभागिता के साथ करना चाहिए और इससे जो विचार मंथन के बाद अमृत निकलेगा, एक नई नीति बनाएगा। इसको हम सार्वजनिक भी करने वाले हैं। मेरा तो आग्रह है कि पैक्स से भी सुझाव आने चाहिए, ग्रामीण दूध उत्पादक मंडली से भी सुझाव आने चाहिए, तभी जाकर ये सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक सहकारिता नीति बन सकती है और आज की जरूरियातों को हिसाब से सहकारिता नीति बन सकती है। मुझे पूरा भरोसा है हम सब साथ में मिलकर सहकारिता क्षेत्र से मोदी जी की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरा करने में सफल होंगे और सहकारी क्षेत्र एक तीसरा मॉडल आर्थिक विकास का निश्चित रूप से बनेगा, इसका मुझे भरोसा है। आप सबका साथ, आप सबका सहकार भी चाहिए और ये 2 दिन के कार्यक्रम में आप सभी लोग मनोयोग से भाग ले, ऐसी विनंती कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।